अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं मुनीबा गुल बाजवा। आज हम प्रोग्राम में जो गुफ्तगू करेंगे वो इस हवाले से करेंगे कि आज हमने देखा एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से, और DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि 9 मई सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का मुकदमा नहीं, ये पूरे पाकिस्तान और अवाम का मुकदमा है। यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। आगे जो चंद अहम नुकात हैं वो मैं आपको क्विकली बता दूँ। उसमें PTI के लिए जो वापसी का रास्ता सिर्फ ये है कि वो माफ़ी मांगे, ये उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने से इत्तफाक करते हैं, लेकिन उसके साथ उन्होंने कुछ और शराइत भी रखी हैं। उसमें पाकिस्तान में के जो बेसिस है पाकिस्तान अफवाज के, वो किसी को या किसी मुल्क को इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए गए। इस बात की वजाहत की बेशाम हमले में चीनी इंजीनियर्स को मारने के लिए साजिश अफगानिस्तान में की गई थी। भारत की जानिब से दरपेश खतरात से आगाह हैं और पाकिस्तान की सरजमीन पर भारतीय मुदाखलत के सबूत मौजूद हैं। इस चीज़ को भी बड़े वाज़ेह अंदाज में, बड़े डिटेल अंदाज में उन्होंने बताया। और पाकिस्तान जो है वो हर फोरम पे जो है फ़लस्तीनियों के लिए बात करता है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अफ़गान जो वतन वापसी है मुल्क के वसीतर मफाद में एक बहुत अच्छा फ़ैसला है। इन सब बातों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाती चलूँ। इस वक्त मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नदीम लोधी साहब ने। दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, एक बड़ा अच्छा कंपोज्ड फॉर्म में और बड़ी डिटेल फॉर्म में जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किस नज़र से देखते हैं आप इसको? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम आप सलाम। सही कह रहे हैं कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव थी। अगर सियासत की बात को छोड़ दिया जाए, जो उससे उन्होंने बातचीत की, जो उन्होंने फौज के जो अंदरूनी जो अहदाफ हैं, जैसे दहशत गर्दी है, उसकी उन्होंने बात की। जो SIFC में वो सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी उन्होंने बात की। कश्मीर के सिलसिले में बड़ी अच्छे धड़ल्ले से बात की। फॉरेन पॉलिसी का अगर देखें तो उन्होंने फलस्तीन के मामले पर बहुत अच्छी गुफ्तगू की। 9 मई के सिलसिले में जो उन्होंने कहा, मेरा ख्याल उस पर तो ये पूरी कौम मुत्तफिक है कि 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। बिल्कुल। और ये भी सब मानते हैं कि जी लोगों को करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ जो फर्क आता है वो ये आता है कि जी सजा से पहले थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और वो जुडिशल कमीशन की बात करते हैं। तो जुडिशल कमीशन पर भी एक आप समझें कि उन्होंने एक मशरूत किस्म की आमादगी जाहिर कर दी कि जुडिशल कमीशन अगर बने तो और बातों के ऊपर भी वो जो है ना गौर करें। उन्होंने फिर एक लिस्ट बनाई। लेकिन ये जरूर है कि हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फौज को नहीं घसीटना चाहिए सियासत में, लेकिन फिर उन्होंने काफी टाइम लगाया एक सियासी जमात के उधेड़ने में, उनकी खूब खबर ली है जिस तरीके से कहा जाता है। और मैं जाती तौर पे कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से एक ये स्टेलमेट खत्म हो, ये स्टैंड ऑफ खत्म हो, और माहौल बेहतर करके आगे निकलने की सबील बनाई जाए। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने लेटर लिखा डेली टेलीग्राफ को, वो, और उसके बाद जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद वो तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई, जिसमें कुछ लोग ये समझते थे कि शायद कोई फाहम तफहीम का रास्ता निकला है। गो कि मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं अभी भी ये कोशिश जारी रखूँ, क्योंकि अब तो मैं समझता हूँ और भी जरूरी हो गया है। इस कदर तलखी जो है वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव उनकी ये ब्रीफिंग थी। कुछ हिस्से कॉन्ट्रोवर्शियल है, वो लोग मीडिया में बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमने बड़े वाज़ेह अंदाज में देखी कि इस दफ़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की, और इसमें जो जर्नलिस्ट मधु किए गए थे, उनमें बहुत सारे जर्नलिस्ट वो थे जो कि ISPR की बीट देख रहे होते हैं, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे, मेल और फीमेल्स जितने थे। इस दफ़ा हमने वो टिपिकली वो वाले फेसेस नहीं देखे जो कि ISPR के अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में मौजूद होते हैं। तो ये जो है वो डेलिब्रेटली उनका इन्विटेशन था? ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसे लोग थे जो कि ज्यादा वाइड बैकग्राउंड के थे, फिर तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन अगर बहुत ही सिलेक्टिव थे और कुछ ऐसे नहीं, लोगों को मेरा मजबूर कहने नहीं का किया मतलब है गया। कि उन्होंने उन जर्नलिस्ट को लिया जो बड़े अनबायस्ड नज़र आते हैं, सिर्फ प्रोग्राम एंकर्स या टीवी होस्ट को बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जिस तरह हमने देखा कि माजी में होता रहा है। इस दफ़ा जब उन्होंने किया तो मैं देख रही थी, उसमें बहुत सारे मेरे साथी जर्नलिस्ट ऐसे थे जो आपकी ISPR की बीट जो है हमारी फ़ौज की वो संभालते हैं, जो इस्लामाबाद और पिंडी की बीट्स को देखते हैं, उनको रखा गया। क्या उनके सामने जो है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव, जब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें इतने सारे इशूज़ को डिस्कस
डिस्कस करते हैं तो फील ये आ रही थी उसके अंदर कि जर्नलिस्ट को वाकई बताया जा रहा है कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। अगर कोई शक व शुबहात है, जैसे हम पिछले हफ्ते से मुज़ाकरात का सुन रहे थे कि जी जो है वो ये मुज़ाकरात करने जा रही पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो सारी अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई। हाँ जी, वो उसमें मेन मुहर्रक नहीं था ये जो आप बात कर रही है बातचीत की। और मैं ये समझता था कि ये स्टैंड ऑफ खत्म होना चाहिए या कम होना चाहिए ताकि मुल्क आगे चले। लेकिन वो आपने देखा कि पहले पीटीआई की तरफ से वो जो इमरान खान साहब ने लेटर लिखा, वो एक प्रॉब्लम बन गया। फिर उसके जवाब में आज वाली जो थी ये एक मसला बन गया। लेकिन मैं अब भी ये समझता हूँ कि क्योंकि पीटीआई की फॉलोइंग बहुत है, इसमें तो सभी लोग मानते हैं। और साफ ज़ाहिर है कि अदारे, हमारा अदारा फौज भी बहुत मजबूत अदारा है और बाकी अदारे भी हमारे मजबूत है। उनकी पॉलिसियों से हमें कोई इख्तलाफ हो सकता है, उनकी किसी बात पे आप कह सकते हैं कि ये इसके साथ आप मुत्तफिक नहीं है, लेकिन बहैसियत अदारा तो आप मुखालफत नहीं कर सकते। और वो मेरा ख्याल करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अदारों को भी चाहिए कि वो अवाम की तौकीर करें, अवाम की जो मंशा है उसको अपने जहन में रखें और ऐसे ओपनली बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ जो है वो मुखासमत की फजा को ख़त्म करें या कम करें। तो बहरहाल ये मेरा नजरिया है, मैं गलत हो सकता हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ज़्यादा हार्डन अप हुआ है स्टाफ और इम्कानात बातचीत के कम हुए हैं, जो कि कोई अच्छी बात नहीं। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा कि पीटीआई के वो जो कारकुनान जिन्होंने उनके लिए वापसी का रास्ता यही है कि वो माफ़ी मांगे तहे दिल से और दोबारा इस तरह की 9 मई वाले वाक़यात को रिपीट ना करें, तो शायद कुछ गुंजाइश निकल सकती है। आज ये भी बात की है। दूसरी आपने देखा होगा उन्होंने जुडिशल कमीशन की भी मशरूत किस्म की बातचीत की है। तो वो पता नहीं अब इस असल बात है क्या। वो जो बात कर रहे हैं कि भी माफी मांगे, वो तो उनके, अब मेरा ख्याल है कि पहले मुकदमे चलने चाहिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये पता चले कि कौन लोग थे, वो उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद ही माफी का मामला हो सकता है ना। अभी तो पता नहीं है, हम में से बहुत लोगों को अंदाजा नहीं है कि असल में मतलब कौन था। वो बहुत सबूतों की बात कर रहे हैं, तो वो सबूत अदालत में जब पेश होंगे, सजाएं मिलेगी लोगों को, तभी पता चलेगा ना कि कौन माफी मांगे और कौन ना मांगे। लेकिन साफ है जब एक चीज साबित हो जाती है और सजा मिल जाती है तो उसके बाद तो माफी के अलावा तो और कोई रास्ता नहीं है। हाँ, लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि 9 मई के वाक़ये के बाद अब तक लोगों को सज़ाएँ नहीं मिली। उनके जो अभी कोर्ट में जो ट्रायल चल रहे हैं वो स्टिल ऑन गोइंग हैं और जो गिरफ्तारियां हैं वो भी हैं, लेकिन अभी तक कोई किसी को सज़ा नहीं हुई है या प्रॉपर तरीके से किसी का मुकदमा जो है वो हल नहीं हुआ या उसको सज़ा मिली हो या उसको जो है वो छोड़ दिया गया हो। तो आपको क्या लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और जहां उन्होंने ये इत्तेफाक किया कि जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए, लेकिन अगर जुडिशल कमीशन बनाया जाता है तो कहते हैं कि भाई आप जो है वो भी बताएंगे जो 2014 में धरना हुआ किसने कराया, कैसे करवाया। उसके अलावा भी जो है उन्होंने केपी का जिक्र किया कि वो वहाँ से रिसोर्सेज किस तरह जो है कैपिटल पे अटैक करने के लिए लाए गए और मुख्तलिफ और भी उन्होंने काफ़ी मिसालें दी। तो आपको नहीं लगता कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाने की बात की गई है ये लिंगर ऑन करेगा मामला बहुत ज़्यादा इससे? अब मेरा ख्याल है कि वो उन्होंने ये हतमी तौर पर नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन बनाए, बल्कि जो उन्होंने बातचीत की है उससे ऐसे लगता है कि वो उन्होंने डिस्करेज किया है कि अगर जुडिशल कमीशन बना तो फिर ये काम भी करने पड़ेंगे, जिसका मतलब ये कि ना बने तो अच्छा है। ये मैंने अंदाजा लगाया उससे। और दूसरा ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा पॉइंट किया है कोर्ट्स की तरफ भी कि वो बहुत टाइम लगाते हैं फैसले करने में। और कोर्ट्स में आपको पता है कि हायर कोर्ट्स में आजकल अपने वो मसाइल पड़े हुए हैं, अंदर फूट पड़ी हुई है। जी। जब तक वो फैसला नहीं होता। तो ओवरऑल मैं देख रहा हूँ मुल्क के अंदर अगर देखा जाए कि जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, नैब है, इलेक्शन कमीशन है, हायर कोर्ट्स हैं, और ये जो अदारे हैं ये कंट्रोवर्शियल होते जा रहे हैं। और उसके अलावा आपस में इनके मसाइल है। साफ ज़ाहिर है फौज में तो जैसी है, लेकिन बाकी इदारों में हमें नजर आ रहा है कि उनके अंदरूनी मसाइल भी हैं। तो मेरा ख्याल है मुल्क को इस मखमसे से निकालने का एक ही रास्ता है कि अवाम और तफहीम के साथ बैठ कर कोई इस मसले को हल किया जाए और सबकी ग्रीवेंसेस सुनी जाए। और मैंने इसमें कहा है कि शॉर्ट टर्म रिकन्सिलिएशन
की कोशिश होनी चाहिए। उसके बगैर मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि आगे मुल्क कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अहमद सगीर साहब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अहमद साहब मुझे ये बताइएगा, आज आपने देखी होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR की, पहले के मुकाबले में मैं यही बात करी थी इंट्रो में भी, मैंने कहा बड़ी डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत हर सवाल का बहुत प्रॉपर जवाब के लिए जैसे वो रेडी हों, उन्होंने पूरी तैयारी के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस नज़र से देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए, क्या कहते हैं कि सवाल का जवाब भी आपने दे दिया है, तो मेरे बात करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है ना। लेकिन फिर भी मेरी आवाज मुझे ना उसकी टॉक बैक आ रही है। अच्छा। मुझे नहीं पता कि प्रोड्यूसर प्लीज चेक कीजिएगा, ऑडियो में शायद कोई मसला आ रहा है। ऑडियो का कोई इशू है, प्लीज चेक कीजिएगा। जी जी अहमद साहब, आपको सही आ रही है आवाज़? जी, आपकी आवाज़ मुझे ठीक आ रही। जी, अब आपकी ठीक है, मुझे भी सही आ रही है। अब ठीक है। जी जी। हाँ जी। अच्छा, अब देखिए बात ये है कि हमेशा चूँकि ISPR जो है और उसकी डायरेक्टर जनरल एक बड़े ही मोतबर ओहदा भी है और एक इदारा भी है पाकिस्तान का। वो जब भी, इससे पहले भी जब भी उन्होंने इस तरह की प्रेस ब्रीफिंग्स की हैं, वो हमेशा तैयारी से ही आते हैं और इश्यूज को जिस तरह से आके वो एड्रेस करते हैं और जिस तरह से आके वो जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है कि वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अभी आप इससे पहले जो बात हो रही थी उसके अंदर, चूँकि देखें हालात चेंज हो रहे हैं। एक चीज़ पहले आप ज़हन में रखें कि कोई वक्त था जब हम या दुनिया अपने आप को आइसोलेशन में समझती थी। मुल्क जो है वो अपनी अपनी तरक्की और अपनी अपनी डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो ज़्यादा तवज्जो देते थे। और बाद में आप देखें कि आस्ता आस्ता ब्लॉक बनते चले गए। D8 का ब्लॉक बना, आसियान का ब्लॉक बना, तरक्की याफ्ता मुल्कों का एक अलग से ब्लॉक बने, तरक्की पजीर मुल्कों के अलग से ब्लॉक्स बने, रीजन्स जो है वो डेवलप हुई और पता चला कि अब तरक्की जो है वो मुल्क नहीं करेंगे, रीजन्स करेंगी, बरे-आज़म करेंगे, खित्ते करेंगे। और एक रीजनल स्ट्रेटेजिक वॉर का आगाज हुआ। आप देखें कि रीजनल जो मामलात हैं वो बहुत तेजी से जो है वो सामने आए। अब आप देखिए, हो सकता था अफगानिस्तान के ऊपर, बहुत सारे और मुल्कों के ऊपर अमेरिका अकेला हमला करता, चूंकि 9/11 हुआ था, लेकिन नेटो क्यों आया? इसलिए कि उसको दरकार थी कुछ और मुल्कों की भी जो है। लिहाजा हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है, हमारे मामलात क्या हैं, हमारे हमसाये किस तरफ जा रहे हैं, हमारे इंटरनल चैलेंजेस क्या हैं, एक्सटर्नल हमें थ्रेट्स क्या हैं और इन थ्रेट्स का हमने अजाला किस तरह से करना है, लेके कैसे चलना है। हमें जिस तरह के इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह के हमारे अंदर दुश्मन बैठे हुए हैं जो बाहर के लोगों के साथ मिले हुए हैं और वो अंदर से हमें कमज़ोर करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ जो है ये एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क था, जिसका आप देखें कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने अपनी बहुत सारी बातों के अंदर जो है उसको जवाब देने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कम्प्रिहेंसिव उनकी ब्रीफिंग थी और उसके अंदर उन्होंने जिन जिन मौज़ूआत का अहाता किया है उसको उसकी डिटेल में मतलब कि वो इटसेल्फ इतनी वो है कि उसकी क्या डिटेल में जाया जाए। ठीक है। मैं लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधी साहब से बात करना चाहूँगी। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि अफ़हाम और तफ़हीम के साथ जो है वो मसले का हल होना चाहिए और फिर हम प्रोग्रेस भी कर सकते हैं। तो किस तरीके से हम टेबल टॉक पे लेके आएंगे सारे इदारों को और इन सियासी पार्टीज़ को कि वो अफ़हाम और तफ़हीम के साथ जो है वो बातचीत कर सकें, क्योंकि किसी की तरफ से लीलियंसी शो नहीं की जाती, किसी के अंदर जो है वो इतनी बर्दाश्त का मादा हमें नज़र नहीं आता। हाँ जी, यही तो बात काबिल। अभी ये जो भाई बात कर रहे थे ना, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है कि पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना है और किस किस्म की डिसीजन मेकिंग पाकिस्तान को दरकार है। अभी ये डिसीजन मेकिंग, ये जिनका जितना जिक्र कर रहे थे, ये इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे थे, ये रीजनल बातचीत कर रहे थे, अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे थे,
और देख ये पूरी ये बातें जिसमें इकोनॉमी भी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, डिफेंस एंड स्ट्रेटजी भी है, तो इसके लिए मेरे ख्याल में ऐसे माहौल में मुल्क जो है वो इन तमाम चीज़ों का सामना नहीं कर सकता। बाहर के मुल्कों के प्रेशर भी होते हैं, आपके इंटरनल प्रेशर भी होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जितना बड़ा है और जितना ज्यादा ताकतवर है, उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बुर्दबारी का मुजाहरा करे और वो ज्यादा सॉफ्ट लहजा अख्तियार करे। ठीक है। क्योंकि करख्तगी और सख्ती लहजे की जो है ये आपकी कमजोरी को शो करती है, आपके बड़ेपन को शो नहीं करती। ये चाहे जिस तरह से भी हो, आपको पता है कि पीटीआई वाले भी जिस किस्म के वो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बड़े लीडर की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम मानते हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं वो सबके सामने है, सबको मालूम है, लेकिन उसके रिएक्शन में मुल्क को तो दाव पे नहीं लगाया जा सकता। उसके रिएक्शन में तमाम जो इदारे हैं उन सबको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता, उनकी पॉलिसीज को चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन बहैसियत इदारे उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये मेरा मौक़िफ़ है, गलत हो सकता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ISPR चूंकि एक बड़े अदारे का वो है, उसका स्पोक्स पर्सन है, तो वो शायद थोड़ा सा कम गुस्से का इजहार करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल उन्होंने बराबर बराबर गुस्से का इजहार किया है, जो ठीक है। नहीं तो प्रोपेगेंडा भी तो बहुत ज्यादा था ना सोशल मीडिया पे भी, आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कि उनका हक बनता था, उन्होंने वो किया। लेकिन इसका नतीजा मैं जो बता रहा हूँ वो ये होगा कि मुल्क में और कड़वाहट बढ़ेगी और मुल्क में और जो है ना तनाव बढ़ेगा, और जितने इम्कानात हैं अंदरूनी सॉलिडारिटी के, और उसके बगैर जो है ना इकॉनमी आपकी आगे जा सकती है, ना सियासत आपकी आगे जा सकती है। तो बस मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला सबको ये अक्ल फहम दे कि मिलजुल कर बैठे, अफ़ाम तफ़हीम और रिकन्सिलिएशन के बगैर मुल्क को आगे चलाना बहुत मुश्किल होगा। जी बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल नदीम लोधिया, आपके पॉइंट ऑफ व्यू देने का प्रोग्राम में। अहमद साहब मेरे साथ लाइन पे रहेगा, मैं यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो इसी से मुताल्लिक आपसे सवाल करूँगी।